iPhone. आईफोन Yeah. भाई आईफोन बेच रहा है, चोरी का है? दिस इज रियल आईफोन? Yeah, it's good iPhone. हाउ मच? आई थिंक दिस इज फेक आईफोन. It's very iPhone. दिस इज नॉट नो ओरिजिनल. It's original. दोस्तों एक नई दिन में स्वागत है आपका. नोदिबू मोरिटानिया से होटल से जस्ट ही बाहर निकला हूँ, कुछ खाऊंगा और उसके बाद एक सिम कार्ड की मेरे को सख्त ज़रूरत है. परेशान हो गया हूँ भाई मैं इस देश में. सच बताऊँ ना तो बहुत ही चैलेंजिंग देश है यार ये. कोई भी इंग्लिश का एक शब्द तक नहीं बोलता. मेरा होटल तो आपने देखा कितना अच्छा है, वहाँ भी कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा. मतलब 1-2 घंटे ख़राब कर दिए मेरे. और जो वो अरेबिक बोल रहे हैं वो गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट भी नहीं हो रही. हसनी अरेबिक तो बात हो ही नहीं पा रही, कुछ भी समझ में नहीं आने लग रहा कुछ भी. बस अच्छी चीज़ ये है पड़ोस में ये रेस्टोरेंट है, इसका खाना अच्छा है जिधर मैं रुका हुआ हूँ. वैसे तो इधर का बेस्ट रेस्टोरेंट है पर इतनी मक्खी आ रही है इधर भी, बार बार खाने पे उड़ानी पड़ रही है. इस देश में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, जैसा पिछली वीडियो मैंने आपको बताई दी. और बहुत ही ज़्यादा ना रिलीजियस देश है. ऑफिशियल रिलीजन है इनका सुन्नी इस्लाम है और पूरी पॉपुलेशन ही मुस्लिम है, सुन्नी. अभी भी ना इनका प्रेयर का टाइम है तो सारे प्रे करने लग रहे हैं. कल जब मैं बॉर्डर से क्रॉस करके आ रहा था गाड़ी, आपने देखा मेरा ड्राइवर रेगिस्तान के बीचों बीच गाड़ी रोक के प्रे करने लग गया और बाकी सवारी भी. रेस्टोरेंट में एक अच्छी चीज़ हुई, एक आदमी मिले नीदरलैंड के, वो इंग्लिश बोल रहे थे और वो एक इंडियन को जानते हैं यहाँ पे. उन इंडियन से मैंने फ़ोन पे बात करी, पटना से थे, बिहार से. काफ़ी स्वीट लगे उनसे बात करी ना तो काफ़ी अच्छा लगा. फाइनली किसी ने तो ज़बान बोल ली. सारी चीज़ों की हालत ना यहाँ पे बिल्कुल ही पुरानी खस्ता, एकदम कबाड़ टाइप की है. यूँ मान लो ये यूरोप का डंपिंग यार्ड है एक तरह से. यूरोप की सारी पुरानी गाड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे चलाई जाती है. बिल्कुल पुरानी मर्सिडीज बेंज वगैरह दिखेंगी अपने को आगे. वर्ल्ड की वन ऑफ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है मोरिटानिया, और साथ ही साथ पॉपुलेटेड कंट्रीज है मोरिटानिया, और साथ ही साथ वर्ल्ड की वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्रीज भी है. 90% से ज़्यादा ये पूरा देश रेगिस्तान है. और ये देखो ऐसे ऐसे नज़ारे दिखते हैं सड़क पे. देखो जंग खाई हुई गाड़ियाँ, सड़ा हुआ सब कुछ, टूटा फुटा सड़क पे इतनी धूल मिट्टी बदबू. बहुत ही ज्यादा विंडी देश है ये. और यहाँ पे जो हवा चलती है ना बहुत गर्म चलती है. अपने लू है ना उसी तरह लगा लूँ, उससे ही बहुत तेज. और साथ में मिट्टी बहुत उड़ती है यहाँ पे, तो वो फेस को डैमेज कर सकती है. नाक में से ब्लीडिंग हो जाती है, फेस पे कट्स लग जाते हैं. तो बिना चश्मे टोपी और मुंह को कवर करे बाहर निकलना नहीं चाहिए यहाँ. शायद आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने ऐसे मुंह क्यों ढक रखा है. मैंने मेरी लाइफ में कभी भी टोपी या चश्मे नहीं पहने. एक तो मेरे को शर्म आती है ना मेरे जचते, तो इसलिए मैंने ये स्कार्फ सा ले लिया था, इससे ही मुंह ढक रखा है. देख लो भाई गाड़ियों की हालात. ऐसी ऐसी गाड़ियाँ ये फिक्स करके चलाते किसी तरह ठीक करके. सारी गाड़ियाँ ऐसी मिलेंगी. चलते चलते मैं इस सुनसान सड़क पे आ गई. इस रास्ते से आया था. यहाँ पे सारे फिशरीज की इंडस्ट्रीज है और इधर हार्बर है कहीं, पर रास्ता मुझे देख नहीं रहा है तो बंद लग रहा है. ये एक ग्राउंड सा है भाई जिधर बच्चे फुटबॉल खेलने लग रहे हैं. देखना एक तो बहुत ही अनइवन है और 3-4 मैच लग रहे हैं. जैसे अपने क्रिकेट खेलते वैसे यहाँ फुटबॉल का रिवाज लग रहा है मेरे को तो मैच चल रहा था फुटबॉल का. जिस साइड मैं खड़ा था ऑरेंज वाली टीम गोल खाई जा रही थी, तो इनके कोच ने फिर इन्हें मैच रुकवा के बुलाया. अब इन्हें डांटने लग रहा है. बाकी ना आपने देखा होगा यहाँ पे काले लोग भी है, मीडियम भी और थोड़े गोरे भी है. तो यहाँ पे 30% लोग तो है बिदान, यानी कि वाइट मूर्स भी उन्हें बोला जाता है. अब मूर्स जो टर्म है वो यूरोपियंस ने दी थी नॉर्थ अफ्रीका के अरब्स को, और बिदान थोड़े रंग में गोरे हैं. 40% लोग हैं हरातिन या फिर ब्लैक मूर्स उन्हें बोला जाता है, और उन्हें सहारन स्लेव्स भी माना जाता है जो काले है. उसके अलावा बचे हुए 30% मिक्स है, नाइजर कोंगो के एथनिक ग्रुप्स. और ये जो बिदान है या जो मूर्स है ये अरब और बर्बर हेरिटेज का मिक्स है. और ना दुनिया की वन ऑफ द लास्ट कंट्रीज थी मोरिटानिया जिसने स्लेवरी को अबॉलिश किया था. 1981 में करा था. लेकिन ब्लैक मूर्स के खिलाफ अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है. हालांकि हरातीन 40% है इनकी सरकार में, लेकिन हाई गवर्नमेंट पोजीशंस और रैंकिंग्स में उन्हें नहीं लिया जाता. वहाँ आपको मोस्टली वाइट मूर्स ही दिखेंगे या फिर बिदान जो थोड़े गोरे है वो. ये मार्केट आ गई इनकी. अब सिम लेने की ट्राई करता हूँ यहाँ. आईफोन What money there? Moritel SIM card with SIM card. Yeah, Moritel. iPhone. How much? You want to sell iPhone me? You want? भाई आईफोन बेच रहा है, चोरी का है? This is real iPhone? Yeah, it's good iPhone. How much? Huh? How much? SIM card. This is fake iPhone. Yeah. I think this is fake iPhone. It's very iPhone. This is not no original. It's original. No, this is no original.
सिम कार्ड सिम कार्ड مفتوح नकली आईफोन बेच रहा है भाई तू नकली है ये नो आई थिंक दिस चोरी का यू स्टील दिस आईफोन फेक आईफोन दिस इज फेक दिस इज नॉट रियल आईफोन ما هو كود رقم انترنت नकली आईफोन बेच रहा था भाई ये मेरे को नकली आईफोन चोरी का भाई 500 का बेचा है उसने मेरे को सिम कार्ड इसमें क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं है इंडिया क्यों लगा लो 1100 रुपये का सिर्फ सिम कार्ड है और इसमें भरोसा नहीं है चलेगा ही नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है हिट एंड ट्राई है अब की बार अच्छी चीज़ क्या करी मैं दूसरा फ़ोन लिया है साथ में सैमसंग S23 क्योंकि मेरे फ़ोन में फ़िजिकल सिम डलता नहीं है आईफोन आप सबको बताइए अमेरिकन मॉडल है सिर्फ ई सिम डलता है और ऐसे देशों में ई सिम मिलते नहीं अच्छी बात यह है कि नेटवर्क आ गया यानी कि सिम काम तो कर रहा है अभी से मेरे को रिचार्ज कराना है वो पता नहीं कितने का होगा कोई भाषा भी नहीं बोलता बहुत कंफ्यूजिंग है इधर सारी ही टेलीकॉम की दुकान है देखो भाई कितनी सारी टेलीकॉम पीछे भाई इनकी मार्केट देख सकते हो आप इस मार्केट में चला गया था मैं बिल्कुल करोल बाग की गफार मार्केट टाइप थी अंदर एक दो भाई मिली उन्होंने मदद करी मेरा रिचार्ज करने में बहुत मदद करी यार अंदर ले गया पर भरोसे के थे रिचार्ज कर दिया उन्होंने मेरा 200 हो गया इधर ना एक समस्या है ये ना 100 को 1000 बोलते हैं कैलकुलेटर पे भी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा के लिखते हैं तो मैं बोला कितना नेट मिलेगा बोला कि भाई 12 GB मिलेगा 2000 रुपया का 2000 रुपया तो कितने हो गए भाई इंडिया के 4,500 रुपये हो गए मैं बोला नहीं भाई इतना महंगा तो मैं नहीं करा सकता इवन कल मैं पानी लेने गया ना तो मैंने पूछा पानी की बोतल कितने की है 750 ml की थी उसने लिखा 100 हो गया मतलब इंडिया के 217 रुपये की मैंने ली नहीं भाई बाद में अब पता चला कि एक जीरो एक्स्ट्रा लगाते और पानी की बोतल भी वो 100 की नहीं 10 रुपया की थी जब मैंने दूसरी दुकान से ली और ये भी 200 रुपया का मेरा रिचार्ज हुआ तो 6 और 6 12 GB कुछ ऐसा था ज़्यादा समझ में नहीं आया मेरे पर यूँ है मेरे पास इंटरनेट मिल गया मेरे को काफ़ी 400-450 इंडिया के रुपए में उसने रिचार्ज भी ना उसके फ़ोन में जैसे अपने पेटीएम ऐप है इधर एक बैंक की ली करके ऐप है इसने उस बैंक की ली ऐप से कर दिया मेरा एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए 200 के 200 ही लिए फिर मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा टिप दे दी बहुत मदद करी थी क्योंकि यार उन्होंने मेरी और जिस अंकल से मैंने सिम कार्ड लिया था ना वो दुकान के बाहर के अटैची में रख के बैठा था बोला मैं लेके आता हूँ सिम कार्ड था नहीं अटैची में कुछ सामान था मेरे को बोला अटैची पे हाथ रखियो मैं आता हूँ और इतने में वो साथ ही में एक आदमी था वो नकली आईफोन बेचने लग रहा था कोई एंड्रॉइड फ़ोन था उस पर नकली जो सेटिंग नहीं कर देते आईफोन के कैमरे लगा दिए और अंदर उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया इंटरफेस ऐसे लगे कि आईफोन का है पर साफ पता चल ही रहा था मैं तो आईफोन यूज़र हूँ कि नकली है पर फिर मेरे बाद में और लोगों को ही बेच रहा था बोला 30,000 रुपये यानी कि इंडिया के 65,000 रुपये का नकली आईफोन बेच रहा था जिसकी कीमत आईफोन 11 का इंटरफेस था शायद वो 11 या 12 का जो कि वैसे ही आ जाता है इतने का तो इसलिए ये देखो भाई मजाक की चीज़ यहाँ पे हरी बत्ती इधर कौन देख रहा है भाई ये लाल बत्ती हरी बत्ती लगा तो तीनों ने कौन देख के इसे पार कर रहा है भाई फिलहाल मैं ढूंढने लग रहा हूँ एक ATM एक और हरी बत्ती ये अपने आप को समझ रहे क्या यूरोप है कोई बुरी बात नहीं है अच्छी बात है यार वैसे तो पर यार कौन देखता है इन देशों में मोरिटानिया में ना पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है ATM से पैसे नहीं निकलते तो एक ATM पे मैं ट्राई करूँगा जो बेस्ट बेट हो सकती है मेरी उस पे नहीं निकले तो किसी पे भी नहीं निकलेंगे निकलते ही नहीं यहाँ पे मेरे पास ना के बराबर रुपया बचे हैं जो इनकी करेंसी है मेरे पास यूरोज भी बहुत कम बचे हैं 100-150 यूरो होंगे यहाँ पे डॉलर नहीं यूरो फिर भी चल जाते हैं तो मेरे पास कैश है नहीं यूरो भी ज़्यादा और पैसों की दिक्कत आएगी तो देखेंगे अब जो भी एक्सचेंज रेट मिलेगा ना मैं निकलवा लूँगा अगर इस ATM से निकल जाते तो इससे नहीं निकले तो मेरे ख्याल 5-10 जितने भी और बैंक है किसी से नहीं निकलेंगे क्योंकि मैंने बहुतों से सुन लिया ये देखो वीज़ा शेंगन ये मेरी ख्याल पता नहीं अरबी में लिखा है पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई वीज़ा कंसल्टेंसी की दुकान होगी और ये रहा वो बैंक जिसमें मेरे को जाना है लाल से रंग का जो दिख रहा है गरीब देश है तो हमेशा ध्यान रखो ATM पे जाने से पहले आसपास अपनी सराउंडिंग्स देख लो ध्यान से अंदर घुसो भाई ये तो है आउट ऑफ सर्विस एक और ATM है लेकिन इसके साथ में 2 ATM है इस बैंक के साथ वाले में देखते हैं साथ वाले में करते हैं ट्राई बस निकल जाए यार पैसे वरना बहुत ही समस्या हो जाएगी इधर तो क्योंकि कहीं भी कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते किसी रेस्टोरेंट पे किसी भी जगह पे कैश के बिना काम चल ही नहीं सकता कैश इज किंग इस देश में तो भाई 8,000 हो गए इंडिया के 20,000 रुपये रिसीट रहने दे बस पैसे दे दे हो जा 300 की फ़ीस लगेगी 700 रुपये कोई बात नहीं भाई कोई इलाज नहीं अब बस निकल जाए भाई शायद नहीं कर रहे हैं
गंगा नहाया हो जाऊंगा मैं, सही बता रहा हूँ निकल के। तो ट्रांजैक्शन एंडेड, 3 मिनट मेरा कार्ड अंदर रख के कह रहा है ट्रांजैक्शन एंडेड। ओ भाई, अरे यार, ओ भाई कमाल हो गया, दूसरी बार ट्राई करा तो तभी निकल गए। थैंक यू भगवान। अरे कमाल हो गया भाई, अपने तो काम बन गया आज सारे, उम्मीद ही नहीं थी जबकि बिल्कुल भी। निकल के पैसे भी, सिम कार्ड भी मिल गया, रिचार्ज भी हो गया, जबकि मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी आज। बैठते एक बार तो। हालांकि मॉरिटानिया के पास बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि आयरन ओर और पेट्रोलियम, पर फिर भी एक गरीब देश ही है और आपने देख ही लिया होगा वीडियो के माध्यम से। मैं ना दोस्तों आपको इनका हार्बर या पोर्ट नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो मेरे को मिला नहीं और उधर शायद जाने के लिए पास भी चाहिए होता है। पर मेरा ना बड़ा मन था वो दिखाने का आपको, क्योंकि वो ना दुनिया का सबसे लार्जेस्ट शिप डंपिंग ग्रेवयार्ड है मॉरिटानिया का जो पोर्ट है। जी हाँ, 300 से ज़्यादा वहाँ पे शिप बिल्कुल ऐसे अबैंडन कर दी गई है, डंप कर दी गई है। कारण ये है क्योंकि ना किसी भी शिप को डिसमेंटल करना या फिर डिस्पोज कर देना बहुत ही महंगा प्रोसेस है। और ना ऐसे नहीं कि भी किसी भी शिप को कहीं भी आप अबैंडन कर दो, क्योंकि वो नेचर के लिए, मरीन लाइफ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो ऐसे नहीं होता कि भी शिप को आप जहाँ मन करे वहाँ छोड़ दिया और ऐसे अबैंडन कर दिया, उसे डिसमेंटल करना होता है पूरा। लेकिन ना काफ़ी शिप ओनर्स ने एक ये हैक ढूंढ लिया, मॉरिटानिया के जो पोर्ट ऑफिशियल्स थे उनको रिश्वत दे के, उन्हें ब्राइब करके यहाँ पे उन्होंने अपनी शिप्स अबैंडन कर दी, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता पड़ रहा था। डिसमेंटल करने में तो बहुत पैसे लगेंगे, थोड़ी सी ने रिश्वत दी और वो मान गए पोर्ट ऑफिशियल्स। तो स्पेशली 1980s में बहुत लोगों ने, अपनी आउटसाइडर्स ने मॉरिटानिया की इधर के पोर्ट पे अपनी शिप्स अबैंडन करी या डंप करी। और पूरी दुनिया से शिप्स यहाँ पे आ गई, जिसमें सारी तरह की शिप्स इंक्लूडेड है, फिशिंग ट्रॉलर से लेके कार्गो वेसल्स, नेवल क्रूजर्स, सारी तरह की शिप यहाँ पे डंप करी गई पूरी दुनिया से ला के। और वो यहाँ पे ऐसी खड़ी है, जंग खाई हुई, बिल्कुल अबैंडन्ड एकदम। जैसे यहाँ की गाड़ी है, गाड़ी तो चलो फिर भी किसी तरह ठीक ठाक करके चलाने लग रहे हैं, पर शिप्स यूं की यूं खड़ी है। बाकी मॉरिटानिया ना अपनी नेशनल रेलवे के लिए भी पॉपुलर है, जो इनकी माइनिंग कंपनी ओन करती है जिसे। और वैसे तो वो आयरन ओर कैरी करती है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे भारी ट्रेन भी उसे माना जाता है, 200 से ज़्यादा कार्ड्स है उसमें। और उसमें लेकिन ना हम एज ए पैसेंजर भी ट्रैवल कर सकते हैं फ्री में, बिना टिकट लिए। वो एक्सपीरियंस मैं सोच रहा हूँ करने की कल या परसों में, तो उसकी भी मेरे को तैयारी करनी है। बैग बुक के लिए कोई बोरी बारी लेनी है, क्योंकि पूरा मिट्टी में और उसमें आयरन ओर में कवर हो जाऊंगा मैं, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन मेरे को करनी पड़ेगी। खाने पीने का सामान भी लेना है, क्या पता कितने घंटे या कितने दिन लग जाए उस ट्रेन के सफ़र में। तो उसके लिए ना यहाँ पे दरअसल नोदीबू में कोई भी हॉस्टल मेरे को ऑनलाइन नहीं मिल पाया, सिर्फ 3-4 होटल्स दिखा रहा था booking.com पे। वो काफ़ी अच्छे होटल्स हैं इनके हिसाब से, तो मैंने उनमें से एक होटल करा लिया था। पर एक हॉस्टल का मेरे को पता चला है, तो मैं सोच रहा हूँ उस हॉस्टल में चलते हैं, वहाँ जाके कोई दोस्त बन जाए, लोग मिल जाए, तो वो ट्राई कर लेते हैं। हॉस्टल का नाम है ऑबर्ज सहारा, तो उधर चल के देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना चश्मे नहीं है और कभी खरीदे ही नहीं ज़िंदगी में चश्मे। और इधर वो दूसरे वाले चश्मे स्कीइंग करते टाइम जो लगाते हैं, उस ट्रेन में वो चश्मे कामयाब है। तो उस हॉस्टल में काफ़ी ट्रैवलर्स आते होंगे, रुकते होंगे, तो देखता हूँ किसी के पुराने चश्मे पड़े हो तो वो चश्मे ले लूँगा। और वहाँ कोई साथी मिल गया जो मेरे साथ जाना चाहे या कोई और करना चाहे, तो उनके साथ अपने प्लान्स भी मैं अलाइन कर सकता हूँ। तो हॉस्टल की तरफ चलते हैं। और बाकी मैंने कहा कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल है, उसके पीछे का कारण ये है कि अपना एक ही यूट्यूबर आया था पहले, उसने काफ़ी वीडियोस बनाई और ये ना लोग भड़क गए, भाई ऐसे कैसे क्यों वीडियो बना दी। भाई उसकी क्या गलती हो, तो वीडियो बनाने आया था और एज ए टूरिस्ट आया है, तो सड़क की वीडियो, खुद की वीडियो तो बनाएगा ही। भाई अगर तुम तैयार ही नहीं हो टूरिस्ट को लाने के लिए, तो क्यों टूरिस्ट वीज़ा देते हो। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी इनकी सरकार की। मेरे भी बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा, जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत सवाल जवाब करे, क्यों आए हो, क्या करने आए हो, तो ये थोड़ा मेरे को अजीब लगा। पर कोई नहीं, मैं किसी के मुंह में जाके कैमरा तो दे नहीं रहा, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ और सड़क की बना रहा हूँ, और इसमें मेरे को लगता नहीं कोई भी बुराई है। ओ भाई कैसी झुग्गियों में जाके है ये, मिल तो गया पर फाइनली मेरे को, बाहर बिल्कुल झुगिया। भाई ये है हॉस्टल और खाली पड़ा है, हॉस्टल में कोई भी टूरिस्ट नहीं था। मैं हॉस्टल आया इसलिए था कि मेरे को कोई साथी मिल जाए और चश्मे मिल जाए, क्योंकि टूरिस्ट आमतौर पे यहाँ पे चश्मे छोड़ जाते हैं ट्रेन वाले। ये देखो चश्मे मिल गए ना भाई, इतनी अच्छी लेडी थी, इतनी स्वीट लेडी है जो हॉस्टल की मालिक है, कोई भी नहीं था अभी टूरिस्ट। तो इन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं लिए इस चश्मे के। हॉस्टल का रेट है 300 हो गया एक रात का, इंडिया के 650 रुपये। पर इस टाइम कोई भी टूरिस्ट नहीं था, तो रुकने का फ़ायदा ही नहीं।
अकेले तो क्या रुकूँ, मैं तो रुकना ही इसलिए चाहता था कि भी दोस्त मिल देंगे यहाँ पे, कोई और था ही नहीं, तो फिर रुकने का फ़ायदा नहीं भाई। मुझे लग रहा है ट्रेन अब मुझे अकेले ही लेनी पड़ेगी, कोई साथी नहीं मिला। पर चलो फॉर्चुनेटली चश्मे अपने को मिल गए ये वाले। उस ट्रेन में ना ठंड बहुत होगी तो मुझे कंबल की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो मैं देख रहा हूँ कोई कंबल की दुकान मिल जाए तो एक कंबल ले लूँ और कुछ ओढ़ने का साथ में, या फिर स्कार्फ बड़ा ले लूँ। अभी वाला स्कार्फ मेरा थोड़ा छोटा है। शुक्रान, ये ले लिया भाई कंबल आपा ने इस दुकान से। अभी मैं बताता हूँ कहानी इसकी क्या हुआ। ये अंकल थे काफ़ी मददगार। तो भाई इन अंकल का नाम था मुख्तार। मैं आगे से गुजर रहा था, मेरे को ना ये सिर पे बांधने वाला वो जो है, जो मैंने लिया है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, स्कार्फ जो भी है ये, तो मैंने स्कार्फ लिया था। मेरे को स्कार्फ लेना था ट्रेन के लिए, हालांकि मेरे पास स्कार्फ है पर लंबा चाहिए था, 3 मीटर का कहते हैं, 3 मीटर का ले लिया करो, अच्छे से मुंह वगैरह कवर हो जाता है। मेरे पास जो मेरे ख्याल 1.5-2 मीटर का है, तो 3 मीटर का मैंने एक दुकान से स्कार्फ लिया। उस दुकान पे था नहीं तो बोला मैं कपड़ा काट दूंगा, तो पिछली उस दुकान पे मैं गया, उसने 3 मीटर कपड़ा काट दिया और मेरे को 100 गया कपड़ा, यानी कि इंडिया के 217 रुपये का। उसके बाद चलते मेरे को एक इनका ट्रेडिशनल सा स्कार्फ दिखा, तो मैं ऐसे ही देखने लग रहा था। अंकल ने मेरे को दुकान के अंदर बुला लिया, अंदर गया तो मैं बिज्जू ढूंढ रहा था। इसको कंबल को ना बिज्जू बोलते हैं, मैंने उन दुकान वालों से पूछा था कि मेरे को मिलने में आसानी हो जाए, तो मैं बिज्जू ढूंढ रहा था। तो इनके पास एक कंबल भी मिल गए, तो मैं बोला सबसे सस्ता दिखा दो। पहले तो दिखा रहे 1,500-2,000 का। मैं बोला एक ही रात सोना है ट्रेन में, किसी तरह मैंने समझाया सस्ता दिखा दो। 1-2 लाइन इंग्लिश बोल रहे थे, फिर उन्होंने मेरे को ये दिया 400 का दिखाया। मैं बोला 300 का लगा लो अंकल प्लीज़। अंकल बोले चलो ठीक है, तो 300 गया, यानी कि इंडिया के 650 रुपये का मेरे को एक कंबल मिल गया। हालांकि बहुत सस्ता तो नहीं है पर ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से काम चल जाएगा। अब भाई मैंने मुँह का स्कार्फ ले लिया, कंबल ले लिया, और एक रास्ते में रुक के मैंने एक वो इनकी ड्रेस सी भी ले ली थी, मेरी टी शर्ट के कलर की। एक वो जो इनकी ड्रेस है उसे बोलते हैं जल्लाबा या फिर दरा या बो, अलग अलग नाम है उसके। तो बिल्कुल टिपिकल तो नहीं है वो यहाँ की, पर वही है, सारा डेजर्ट वाली टाइप ही है ट्रेन के लिए। वो भी ले लिया मैंने। मैं ना काफ़ी कंफ्यूज था ट्रेन राइड को लेके कि भी करूँ या ना करूँ, क्योंकि थोड़ी कॉमन सी होने लगी है वो। पर अब मैंने सारा सामान ले लिया तो अब तो कर ही लेंगे। मैंने चश्मे भी ले लिए, स्कार्फ भी ले लिया, इनकी एक ड्रेस भी ले ली, कंबल भी ले लिया। अब बस खाने का सामान रह रहा है जो मैं कल ले लूँगा निकलने से पहले दिन में। ये थी भाई वो ड्रेस जो मैंने ली थी इनकी, और होटल आ गया, सारा सामान बिखरा हुआ है। अब सारा सामान सेट करना, ये देखो कितना बिखरा हुआ है भाई, और पैसे भी कितने बिखरे पड़े। ये सब सेट करूँगा। और वो जो इंडियन थे ना, सुजीत नाम था उनका, पटना से, तो रेस्टोरेंट पे जो मेरे को मिले थे, उन्होंने कॉल करी थी, उनसे मैंने बात करी, तो उनका भी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया। जब मैंने मैसेज किया ना, उन्होंने फ़ोटो वगैरह देखी, तो बोले अरे आप तो पैसेंजर परमवीर हो। तो मतलब मुझे जानते थे, बोलते मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और फ्री हो तो जैसे तैसे मुझे बताना। और मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था दरअसल, मैंने सिम लिया तो था लेकिन वो मेरे दूसरे फ़ोन में डली हुई थी, तो इंटरनेट नहीं था। होटल में आती वाईफाई में अभी मैंने उनके मैसेजेस पढ़े, तो सही है। अब अपना कोई जानकार है इधर, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, बाई चांस पैसे ना भी निकलते, तो मेरे को पूरा भरोसा है वो मेरी हेल्प कर देते किसी तरह से। पर अब तो अपना सारा काम सॉर्टेड है यार, सब अपन पैक वैक करते हैं अभी, और कल जाते हैं अपन ये आयरन और ट्रेन के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो करते हैं अब अपन ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।